अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टुडे के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट नूर अमानुल्लाह और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह हमारे इस प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज के इस मॉर्निंग शो के अंदर जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो शायद किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनका तारुफ कराए देते हैं। पाकिस्तान के सबसे कम उम्र साइंटिस्ट आप अगर इनको कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद हैं अरबाज महमूद। और अरबाज की अगर बात करें तो ये इस वक्त तो पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन 13 साल की एज में इन्होंने एक ऐसा मुकाला लिखा था जिसको पूरी दुनिया के अंदर पजीराई मिली, मुख्तलिफ रिसर्च जर्नल्स के अंदर उसको पब्लिश किया गया। तो मजीद जो इस बात को रिलेट करेंगे और अगर इस गुफ्तगू को जारी रखें तो अरबाज से ही पूछेंगे कि उन्होंने क्या लिखा था, कहाँ पे पब्लिश हुआ और अब तक वो कितनी अचीवमेंट्स हासिल कर चुके हैं, फ्यूचर प्लान्स उनके क्या हैं, ये तमाम चीज़ें डिस्कशन में रहेंगी। तो बढ़ते हैं अरबाज की जानिब। अस्सलाम वालेकुम अरबाज, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे? पहले तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं अरबाज आपके, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और एक इतने खूबसूरत और पेचीदा किस्म के मौजू पर बात करने का मौका दिया हम लोगों को। सो अरबाज, इतनी कम उम्र में इतनी सारी अचीवमेंट्स, थोड़ा सा अपने हमें जर्नी के बारे में बताओ, कहाँ से स्टार्ट किया? थैंक यू फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। आई एक्चुअली स्टार्टेड दिस विद प्रोग्रामिंग। मैं 10 साल का था और तब अरफा करीम की रिसेंटली डेथ हुई थी। ओके, एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो कि शी वाज अ जीनियस, ठीक है, एंड आई वाज वेरी इंस्पायर्ड बाय हर। तो उस दौर के अंदर मैं माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान के दफ्तर यहाँ अरफा करीम टावर के अंदर आया, इस सोच के अंदर कि मुझे भी वो सर्टिफिकेशन करनी है जो उन्होंने की थी। मैं खुड़िया से बिलोंग करता हूँ, मेरा एक देहाती इलाके से ताल्लुक़ है और ऑब्वियसली मुझे इतनी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में कोई मालूमात नहीं थी। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान के दफ्तर में आकर मुझे पता चला वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं कराई जाती है। हाँ। और उन्होंने मुझे एक इंस्टीट्यूशन की तरफ गाइड किया जहाँ पे ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी। रेफर किया आपको क्या वहाँ चले जाएं? जी, वहाँ चले जाएं। और वहाँ जाकर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखी और उसके बाद मैंने एक टेस्ट पास किया, वही टेस्ट अरफा करीम ने पास किया था। ओके, 10 साल उन्हीं के ही स्टेप्स पर चलते चलते आपने अपना सफ़र का आगाज़ किया। जी बिल्कुल। और उसके बाद मुझे कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स से लगाव हो गया। जब मैं मैट्रिक के अंदर पहुंचा तो हमारे पास आइंस्टाइन की एक इक्वेशन थी, E=mc² फिजिक्स के अंदर। मैं अपने टीचर से पूछा करता था कि इसका मतलब क्या है बेसिकली, ठीक है, और मैट्रिक के अंदर आपको पता है रट्टा लगवा देते हैं, रट्टा लगवा के और वो सिस्टम जो है, तो उसको मैंने गूगल पे जाके सर्च किया और मैं करता गया, यहाँ तक कि मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च पेपर्स के अंदर पहुँच गया। मुझे उस दौर में इतना भी नहीं पता था कि रिसर्च पेपर होता क्या है। और काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के बाद मैंने एक कंक्लूजन निकाली कि उन इक्वेशंस के अंदर कुछ गलतियाँ थी, वो ब्लैक होल्स के अंदर जाकर ब्रेक हो जाती हैं वो इक्वेशंस बेसिकली। और मैंने सोचा मैं उन रिजल्ट्स को पब्लिश करूं। मैंने अपने स्कूल में, कॉलेज में टीचर्स को बताया, उन्होंने मुझे काफ़ी डिस्करेज किया कि 200 साल पुरानी थ्योरी को कैसे गलत साबित किया जा सकता है, कैसे गलत साबित कर सकते हो, ये थ्योरी साइंस की बुनियाद है, इससे आपके जीपीएस कम्युनिकेशंस, दुनिया की हर चीज़ इसी थ्योरी के ऊपर चलती है। तो मैंने वही रिसर्च पेपर लिख के बगैर किसी की राय लिए वो सेंड कर दिया और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो पब्लिश होगा। मैंने तो यही सोचा था कि मेरा मैट्रिक का नॉलेज किसी भी काम का नहीं है इतनी बड़ी साइंस के मुकाबले में। सरप्राइजिंगली इनफ उन्होंने उसे पब्लिश कर दिया और उसके बाद बहुत अच्छे रिव्यूज आए और कुछ नोबेल लॉरिएट्स थे अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी के, उन्होंने उसको देखा, उस रिसर्च पेपर को, और उनको बहुत अच्छा लगा। बेसिकली इट वाज ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च, फिजिक्स के अंदर एक नया मोड़ आ गया और उसके बाद उस फील्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई पूरी दुनिया के अंदर और मुझे अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी का दुनिया में सबसे यंगेस्ट मेंबर बनाया गया उस दौर के अंदर। वंडरफुल। ये हम पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी ही खुशाइन बात है और एक इंस्पायरेशन है कि एक ऐसा लड़का जो एक छोटे इलाके से उठा और उसने अपनी जद्दोजहद की बुनियाद पर अपना आप मनवाया। अच्छा अरबाज, जो आपका एक एजुकेशनल करियर था उसके बारे में हमारे देखने वालों को ज़रा बताएं कि कैसे स्टार्ट किया, कहाँ तक और फिर पीएचडी तक आप पहुँचे इतनी यंगेस्ट एज में, इस हवाले से बताइए। मैंने खुड़िया से मैट्रिक की थी। अच्छा, बहुत ही छोटा स्कूल है, सादिक मेमोरियल उसे कहते हैं, नो वन नोज अबाउट इट। और मैंने जब रिसर्च पेपर लिखा तो यहाँ पे जहाँ मैं लाहौर पढ़ता था जिस इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पे जो हमारे टीचर थे उन्होंने मुझे बताया कि A-levels कोई चीज़ होती है। इससे पहले पता नहीं था? इससे पहले मुझे नहीं पता था
कैम्ब्रिज के एग्जामिनेशन देने चाहिए अगर आप MIT पढ़ना चाहते हैं। मुझे MIT पढ़ने का बचपन से शौक था, मतलब एक दिमाग के अंदर बात अटकी हुई थी कि मुझे वहाँ पर जाना है जहाँ पे दुनिया की सबसे कटिंग एज रिसर्च होती है। और उन्होंने हमें रूट्स मिलेनियम में रेफर किया, यहाँ पे DHA फेज 6 के अंदर नया नया बना था। वहाँ पे गए, आई टोल्ड देम अबाउट माई रिसर्च पेपर, ऑल द रिसर्च आई हैड डन, जितने मैंने कोर्सेज किए थे, और मुझे वहाँ पे 100% स्कॉलरशिप मिल गया दैट टाइम A लेवल्स करने के लिए। A लेवल्स मैंने वहाँ से कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई किया बैचलर्स के लिए। आई गॉट इनटू एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी, आई स्टार्टेड माई बैचलर्स, और उसी दौरान आपका कोरोना आ जाता है, ठीक है, कोरोना वायरस आ जाता है। अभी मेरे 2 सेमेस्टर ही हुए थे और कोरोना वायरस की वजह से मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा। मैंने चाइना के अंदर कुछ रिसर्च की थी कोविड के ऊपर। जी, कोविड के ऊपर। बेसिकली फिजिक्स की रिसर्च थी, प्योर फिजिक्स की रिसर्च थी। मैं न्यूक्लियर साइंस पे रिसर्च कर रहा था कि किस तरह न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर रेडिएशन को डिटेक्ट किया जा सकता है, और मैंने एक ऐसा डिटेक्टर बनाया था जो मोबाइल के थ्रू चलता है। आपको किसी बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। होता यह है कि जिन इलाकों के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनते हैं वहाँ पे उनके इर्द गिर्द भी काफ़ी ज़्यादा असरात होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वहाँ के लोग इफेक्टेड होते हैं। तो अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं तो आपके पास कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो रेडिएशन के सेफ लेवल्स को मेजर कर सकती है। बिल्कुल। और जहाँ पे रेडिएशन लेवल सेफ नहीं है वहाँ पे लोग ना जाएं बेसिकली। और अगर रेडिएशन लेवल बढ़ता जाता है, जैसा कि काफ़ी जगहों पर हुआ है, तो आप लोगों को इवैक्यूएट कर दें ऐसी जगहों से। इवन आफ्टर अ न्यूक्लियर स्ट्राइक, कहीं पे एटॉमिक हमला हो जाता है, तो उस सूरत के अंदर भी वो डिवाइस काफ़ी हेल्पफुल है। ओके। तो वो रिसर्च मैंने बेसिकली ये नहीं सोचा था कि इसको कोविड-19 के अंदर यूज़ किया जाएगा। मैं उसको नेशनल साइंस एंड इनोवेशन फेयर कराची में लेके गया। वहाँ पाकिस्तान के अंदर मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला, और उस वजह से मुझे पाकिस्तान की तरफ से चाइना में जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंस कंपटीशन होता है उसके लिए सिलेक्ट किया गया। उसमें दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े स्टूडेंट्स आए हुए थे। वहाँ पे मैंने उस रिसर्च को पब्लिश किया एंड आई गॉट अ मेडल फॉर दैट। तो क्या फीलिंग्स थी जब पहला मेडल अचीव किया? एक अगर आप अपना करियर देखें कि खुड़िया से एक बच्चा उठता है और वो वहाँ पे चला गया जहाँ पर एक मतलब उन लोगों के साथ compete कर रहा है कि जिनका अगर एजुकेशन लेवल देखा जाए तो हमसे शायद वो 1 सदी पूरा आगे हैं। तो क्या फीलिंग्स थी उस टाइम जैसे ही मेडल हाथ में आया? मेरा एजुकेशनल लेवल या मेरी फैमिली बैकग्राउंड पाकिस्तान के मोस्ट लोगों से बहुत ज़्यादा कम थी। इवन इफ आई गो टू सम एरियाज लाइक DHA और इवन माई रूट स्कूल्स, ठीक है, यहाँ मैं बड़े कॉम्पिटिशन्स के ऊपर जाता था, आई कुड फील दैट आई हैव अ लैक ऑफ एक्सपोजर। मुझे काफ़ी चीज़ें नहीं पता हैं। और जब मैं नेशनल साइंस एंड इनोवेशन फेयर में गया, मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी। मैंने 6 सफ़ों के ऊपर अपनी थ्योरी लिख रखी थी। मैं कराची पहुंचा यहाँ लाहौर से, और हुआ भी ये था, उन्होंने मुझे 1 दिन पहले नोटिफाई किया कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। आई कुडंट गेट एनी फ्लाइट्स। हमने कार पकड़ी, मेरे पापा, सम ऑफ हिज फ्रेंड्स, उन्होंने सारी रात कार दौड़ाई। अगले दिन हम वहाँ पहुँचते हैं और किसी को नहीं यकीन मैं जीत सकता हूँ, ठीक है, और कोई मुझसे बात भी नहीं कर रहा है क्योंकि उनको पता है कि वी आर गोइंग टू रुइन इट बेसिकली। तो वहाँ पे मुझे कसूर का एक रेंजर्स का आदमी मिला। अच्छा, ठीक है, वो वहाँ पे किसी जनरल के बच्चों को छोड़ने के लिए आया हुआ था। ठीक है, दे वर प्रेजेंटिंग देयर टू, और उसने देखा कि मेरी प्रेजेंटेशन बहुत ही घटिया है, ठीक है, एंड ही ट्राई टू हेल्प मी आउट बेसिकली। उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ला के दी, और उनसे भी क्या होना था, मैंने एक बोर्ड पकड़ा और उस पर अपने पेजेस चिपका दिए। अब एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन चल रही है, उसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, और यहाँ पे एक बंदा 5-6 पेज चिपका कर खड़ा हुआ। कोई मेरा प्रोजेक्ट नहीं देख रहा। पब्लिक एग्जीबिशन में नो वन केयर्ड फॉर मी। जो आते थे मेरी बात सुनते थे, कहते क्या कर रहा है। और उसके बाद जब जजेस आए, जजेस को मेरे प्रोजेक्ट की समझ नहीं आई क्योंकि बहुत हाई लेवल की फिजिक्स थी। तो उन्होंने NED यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स मंगवाए उस टाइम के ऊपर मेरे प्रोजेक्ट को जज करने के लिए। एंड आफ्टर दैट आई वाज अ जज के मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, एंड आई वाज सेंट टू चाइना। उसके बाद मैंने उसको एक कॉन्क्रीट फॉर्म दिया, उसको एक सॉफ्टवेयर बनाया उस पूरी थ्योरी का, और उसको चाइना के अंदर प्रेजेंट किया। क्या बात है, वंडरफुल, बहुत खूब। अच्छा, इतनी सारी एक लॉन्ग जर्नी है, और अब आगे के क्या प्लान्स हैं? क्या सोचते हो पाकिस्तान के जो वज़ीर हैं, वुज़रा हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो ये हैसियत रखते हैं कि वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनकी सपोर्ट की किस हद तक ज़रूरत है आपको, और क्या उनकी सपोर्ट के लिए आपने उनसे मुतालबा किया? Usually what happens in Pakistan is that whenever someone achieves something, you laud them,
यू वेनरेट देम, आप उनको सारे अवार्ड्स देते हैं बेसिकली, और आप उनको पैसे भी बाद में देते हैं। अब आपने अरशद नदीम को देखा होगा, जितनी देर तक उनको गोल्ड मेडल नहीं मिला था, नो वन न्यू अबाउट हिम। एग्जैक्टली। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उनको पैसे नहीं दे रहा था, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे ही आपको बाहर से जाके वैलिडेशन मिल जाती है, उसके फौरन बाद आपके मुल्क वाले कहते हैं नहीं, ये बंदा ठीक है, ये बंदा ठीक है, सही है। तो बेसिकली यही मेरे साथ होता रहा है और यूजुअली होता रहेगा कि जितनी देर तक मुझे बाहर से जाके वैलिडेशन नहीं मिलती। मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों से, जब मैं रिसर्च कर रहा था पाकिस्तान में, प्रोफेसर्स को कांटेक्ट किया कि मैं रिसर्च करना चाहता हूँ आपके साथ। पूरी दुनिया के अंदर ये मामूली चीज़ है। हाँ, कि आप कांटेक्ट करते हो, वो अलाउ कर देते हैं आपको कि आप कंटिन्यू करें। उन्होंने कहा कि देयर आर 1000 hoops टू जंप थ्रू, और उन्होंने दे बेसिकली ट्राई टू belittle मी। एवरी पाकिस्तानी प्रोफेसर आई हैव ऑलवेज टॉक टू, they try to belittle me, and these are people जिनका कोई एज फैक्टर नहीं है, जिनको कोई दुनिया में जानता नहीं है। and when I email Nobel laureates, वो मुझसे ऐसे बात करते हैं as if they are my equals। So I have developed this application right now, and we can detect basically any disease through it. You just have to take videos of the subject, मतलब आपने अपना फ़ोन पकड़ना है और जिस बंदे को जो भी बीमारी है उसके हिसाब से आपको फ़ोन बताएगा कि उसके उस पार्ट की वीडियो ली जाए। ठीक है, और वो आपको बताएगा कि आपको कोरोना है, आपको ट्यूमर है, आपको कैंसर है, आपको कोई भी बीमारी है, और वो आपको कितनी देर से है और आपके जिस्म में कितना इफेक्ट कर चुकी है। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ कि आप उसको स्कैन आपका फोन कर लेगा उनके फेस को, या फिर उसके बाद वो अगली कमांड देगा कि कौन सा बॉडी पार्ट जो है उनका आपने डिटेक्ट करना है उसके अंदर। बेसिकली आप अगर अपने जो आपकी रिस्ट होती है इसके करीब ले जाके आप वीडियोस लेंगे तो यहाँ से आपकी वेन्स बहुत करीब होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप अपने ब्लड के अंदर होने वाली जितनी सर्कुलेशंस हैं उनका हिसाब लगा सकते हैं। जो आपकी हेमाटोलॉजी रिपोर्ट होती है, ब्लड टेस्ट जिसे कहते हैं, वो सारे के सारे इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड होते हैं। मतलब दुनिया के अंदर जो भी कंसीवेबल ब्लड टेस्ट है वो आप इसी के थ्रू कर सकते हैं, जस्ट थ्रू दिस टेस्ट। उसके बाद आप सीटी स्कैन कर सकते हैं लोगों का, और वो कैंसर टेस्ट कर सकते हैं जिनकी 50-50 हज़ार रुपये फीस है, जिन पे 6-6 दिन लगते हैं। मतलब आप डॉक्टर्स के विजिट्स उन लोगों के लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, यू कैन मिनिमाइज देम, यू कैन रिड्यूस देम, उनको नहीं जाना पड़ेगा, दे डोंट हैव टू पे ऑल द डायग्नोस्टिक फीस। मतलब घर में बैठ के आप अपने फ़ोन के ज़रिए सब कुछ डायग्नोज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। कैंसर की सूरत के अंदर अगर आपको 1 माह तक आपका डायग्नोसिस नहीं हुआ, आपको कैंसर हो चुका है, तो आपके बचने के चांसेस 10% कम हो जाते हैं। अगर आपका 10 माह तक डायग्नोसिस गलत होता रहा है, जो कि अमूमन सब लोगों के लिए होता है, ऐसा ही है, ठीक है, इसका मतलब है यू आर अ डेड मैन वॉकिंग। आपके ऊपर पैसे लगाने का कोई फायदा नहीं है। बेसिकली दिस इज अ वेस्ट ऑफ सिस्टम जब आप इतनी देर तक गलत डायग्नोसिस करते रहते हैं। बिल्कुल। कैंसर की वजह से पूरी दुनिया के अंदर $65 बिलियन लॉस होता है, जो कैंसर की वजह से आपकी अमवात होती हैं। और हम क्या करते हैं, हम आपको एक लाइफस्टाइल चॉइस देते हैं। आपने घड़ी पहनी है अपने पास, जैसे आपके पास एप्पल वॉच है, एप्पल वॉच आपको एक लाइफस्टाइल चॉइस देती है कि यू रन, वो आपका हार्ट पल्स लेगी, एवरीथिंग, इट कीप्स ट्रैक ऑफ एवरीथिंग। वी आर अ मोर सोफिस्टिकेटेड वर्जन, वी आर द कटिंग एज वर्जन। ये इसी तरह जिस तरह आप अपने डॉक्टर से बात कर रहे हैं, आपके हाथ में हर वक्त आपका डॉक्टर रहता है, यू हैव अ पर्सनल फिजिशियन ऑफ योर ओन, ठीक है। यू कैन कट हेल्थ एक्सपेंडिचर्स, और अगर अगली बार कोरोना वायरस की तरह कोई वायरस हमला करता है तो आपका मुल्क इस वजह से बंद नहीं होगा कि आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। रैपिडली टेस्ट करके आप अपना मुल्क के अंदर 2-4 लोग होते हैं शुरू के अंदर, कोई भी वायरस पहले एक बंदे से शुरू होता है, फिर वो करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंच जाता है। अगर आपको पहले ही पता चल जाए कि इस बंदे के अंदर नया वायरस आ गया, आप उन लोगों को आइसोलेट कर देते हैं, आपने खरबों डॉलर का फायदा कर लिया बेसिकली, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमारी कंपनी का प्लान है वो ये है कि हम आपसे $5 महीने की सब्सक्रिप्शन फी लेंगे बेसिकली, फॉर एग्जांपल। और पाकिस्तान में हम कोशिश करेंगे हम किसी से कुछ भी ना लें, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा फॉर द वर्ल्ड, ताकि हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट चलती रहे और पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू आता रहे। वी विल कॉस्ट अ सब्सक्रिप्शन फी। और अगर आप उस सब्सक्रिप्शन फी के नंबर्स के ऊपर जाते हैं, दुनिया के अंदर हर तीसरे आदमी को कोई क्रोनिक बीमारी है। क्रोनिक का मतलब होता है कि आपको काफी पुरानी बीमारी है, आपको बार बार डॉक्टर के टेस्ट करवाने पड़ते हैं। इसकी मिसाल है जैसे किसी आदमी को शुगर है, उसको हर वक्त शुगर चेक करनी पड़ती है, लेकिन सिर्फ शुगर नहीं उसने चेक करनी है, अपनी ग्लूकोज लेवल नहीं चेक करने, उसको टेम्परेचर भी हो सकता है, उसको काफी ज्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं अपनी दवाइयाँ खाने की वजह से। ऐसे ही है, बिल्कुल। और हम क्या करते हैं, हम उस पूरी की पूरी मार्केट को कैश इन कर लेते हैं।
हम उन लोगों को, जो कि तकरीबन 2-2.5 अरब लोग हैं, अगर उन सब लोगों को अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा देते हैं तो आपकी $5 फीस है, आप महीने का $10 बिलियन प्योर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट एंटरप्राइज इन वर्ल्ड एट द मोमेंट। दिस इज बियॉन्ड एनी क्रिप्टो करेंसीज, दिस इज बियॉन्ड एनी सॉफ्टवेयर और कटिंग एज वट एवर वी आर डूइंग, दिस इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी बेसिकली। चले नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, हमारे साथ आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं, तो चलिए अपने गेस्ट की तरफ मूव करते हैं और उनसे मजीद कुछ बातचीत करते हैं। नाज़रीन, आप सब जानते हैं कि गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, जिस तरह से अरबाज बात कर रहे थे कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी वो जो लेके आना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, बल्कि ऑलमोस्ट कर चुके हैं। लैक ऑफ कैपिटल की वजह से अभी वो प्रॉब्लम्स उसमें आ रही हैं कि आप अपने घर में बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए से अपनी बीमारी को डिटेक्ट कर सकते हैं। और ये भी उन्होंने बता दिया कि इन्होंने ही कहा कि शुगर के लिए आपको लेट्स सपोज रोजाना टेस्ट करना पड़ता है, वीक में एक दो दफा। तो अरबाज, जो चीज आप लेके आ रहे हैं वो एक बहुत बड़ी मार्केट को हिट करने वाली है। हाँ। और जिस मार्केट का माफिया मैं कहूंगा, जो लोग बैठे हैं, आप क्या सोचते हैं कि कैसे उनको टैकल करेंगे? जाहिर है वो लोग हर्डल्स तो क्रिएट करेंगे ना। दिस इज बेसिक प्रॉब्लम विद कैपिटलिज्म कि अगर कोई इनोवेशन आपकी आ जाती है, इवन इफ आई डोंट एग्जीक्यूट इट, इवन इफ माय कंपनी डजंट सक्सीड इन गेटिंग इट टू द पीपल, इट विल ऑलवेज बी द केस दैट के कोई ना कोई देयर विल बी सम पर्सन, बिकॉज इट इज आउट देयर इन द मार्केट, लोगों को पता चल चुका है, मैंने उसे पब्लिश कर दिया, कोई ना कोई उसे बना लेगा। फिर उसके बाद बात ये आ जाती है कि मार्केट स्टैग्नेशन की, दीज आर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस। अगर आपके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है मार्केट के अंदर, लोगों को पता चल चुका है कि ये टेक्नोलॉजी पिछली टेक्नोलॉजी से बेहतर है, इवन माफिया के इंटरेस्ट के अंदर ये होता है कि वो उस टेक्नोलॉजी को खुद अडॉप्ट कर लेते हैं। अडॉप्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे। बट वी डोंट वांट दैट। अगर वो उसको कोऑप्ट कर लेते हैं, वो उससे और पैसे बनाएंगे बेसिकली, ठीक है। वी डोंट वांट द माफिया टू गेट रिचर। तो उसके लिए हमारी कंपनी ने ये प्लान बनाया था। द प्लान आई क्रिएटेड वाज कि हम जो मिनिएचर वर्जन आपके फोन के अंदर आपको दे रहे हैं, हम उसके सोफिस्टिकेटेड वर्जन आपकी लेबोरेटरीज को देंगे। और काफी कंट्रीज को, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनके साथ हम एग्रीमेंट्स करेंगे। और मैं आपको समझाता हूँ, बिग डाटा का दौर है आजकल। मेरे साथ 2 अरब यूजर हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। मेरे पास उन सबका फिजियोलॉजिकल डाटा है। अब फाइजर वाले कोई नई दवाई बना रहे हैं, उनको उसके ऊपर टेस्टिंग करनी है, वो इतने बड़े रैंडमाइज्ड ट्रायल नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही है। अब ये जो आपकी वैक्सीन आई है, चूंकि इस पे रैंडमाइज्ड ट्रायल्स कम हुए थे, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जिनको यूनिक बीमारी हैं, उनको वैक्सीन रिएक्ट कर जाती है। आपकी कोरोना वायरस की वैक्सीन की बात कर रहा हूँ मैं। और उस वैक्सीन की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ्स हो गई, काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई। कार्डियक अरिथमिया आ जाता है, बहुत कॉमन केस है, और लोगों की डेथ हो जाती है। हम क्या करेंगे, हमारे पास इतने ज्यादा लोगों का डाटा है, वी विल शेयर द डाटा, वी विल सेल द डाटा टू दीज कंपनीज। इनकी और हमारी सप्लाई चेन, माफिया की और हमारी जो आवाम दोस्त सप्लाई चेन है, वो कनेक्ट हो जाती है इस तरह से। देयर इज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, वी आर नॉट एंटेगोनिस्ट्स। इसी तरह हम दुनिया के अंदर जितनी भी नई ड्रग क्रिएशन हो रही है, नए ट्रायल्स हो रहे हैं, नया डायग्नोसिस हो रहा है, उसको सप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास डाटा ही बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी मौजूद है एक चीज आपके पास। एग्जैक्टली बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि मतलब एक तो आपने बात की, इस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जनरली मेरे जहन में एक सवाल आ गया, मैंने कहा इसको यहाँ पे पुट कर दूं कि अरफा करीम तो आपकी इंस्पायरेशन है, जाहिर है आप एक चीज़, इसके अलावा कोई ऐसा साइंटिस्ट जो आपकी इंस्पायरेशन हो, जिनकी वजह से, क्योंकि आपका वो फिजिक्स के साथ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे आपने एक सिलसिला शुरू किया, तो इस हवाले से बताइए ज़रा कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जो आपकी मतलब अरफा के बाद जो आपकी इंस्पायरेशन है, या उनसे पहले कह लें? तो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर आपको ऐसे काफ़ी कम लोग मिलेंगे, लेकिन एक हैं डॉक्टर परवेज़ भाई साहब, काफ़ी लोगों ने उनके बारे में सुना होगा, लेफ्टिस्ट सर्कल्स के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हैं वो। एंड वो फिज़िक्स पढ़ाते हैं, यहाँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ाते रहे, उन्होंने MIT से PhD की थी, और FC कॉलेज के अंदर भी पढ़ाते रहे, बहुत अच्छी रिसर्च की उन्होंने, और उनके लेक्चर्स सुन के मैं बड़ा हुआ था। उन्होंने YouTube के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ डाली हुई थी। ही वॉज माई इंस्पिरेशन ऑफ सॉर्ट्स, बट नॉट एंटायरली। जिन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है वो लोग हैं, जैसे अभी फील्ड्स मेडल मिला है ज्यून हो, एक मैथमेटिशियन है।
जून ह्यू जो थे वो पोइट बनना चाहते थे, हाँ। उनको शायरी से शगफ था, सही। वो रियाजीदान बन गए और उन्होंने उसमें नोबेल प्राइज जीत नोबेल लिया। प्राइज बिल्कुल। जीता। वो रियाजी में हमेशा फेल हो जाया करते थे अपने स्कूल के दौर के अंदर। अब आपको पता है मैथ करने के लिए जीनियस लेवल का टैलेंट चाहिए होता है, सही। ये हार्ड वर्क से नहीं आती है। ये इस तरह नहीं है कि आप एमबीबीएस में चले गए, आपने सारी किताबें याद कर ली, ये माइंड ऑफ गेम है। एग्जैक्टली। और अगर आपके पास एक आईक्यू लेवल नहीं है तो आप मैथ नहीं कर सकते हैं यहाँ, और ये तो मैथ में नोबेल प्राइज लेने वाली बात होगी ना। तो इस किस्म के लोग जिन्होंने अगेंस्ट ऑल ऑड स्टैंड होके, ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने अनकन्वेंशनल चीज़ों की तरफ गए, जिन्होंने अपनी फील्ड्स की स्टेरियोटाइप्स को तोड़ा, हाँ। उन्होंने अपने कल्चरल टैबूज को तोड़ा, ऐसे साइंसदान मुझे हमेशा इंस्पायर करते रहे। अच्छा, वैसे इतनी सारी हमने कॉन्वर्जेशन की जिसमें इतना कुछ नया जानने को मिला, क्या अपनी पूरी जर्नी में अपने पेरेंट्स को किस तरह से बयान करोगे कि वहाँ खुडिया से अपना एक जर्नी स्टार्ट की और कहाँ तक पहुँचे हो? इसमें डेफिनेटली पेरेंट्स तो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, उनकी सपोर्ट आपके लिए बहुत मैटर करती है। एक्चुअली आई एम एवरीथिंग बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स राइट नाउ। मेरे साथ मेरे जैसे लोग भी हैं। आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी समवन ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस। आई डो नॉट थिंक ऑफ माई सेल्फ एज समवन हु इज़ अ जीनियस, हु हैज़ एनीथिंग दैट either you or anyone who is sitting outside this room doesn't, or anyone out inside this world, any human. My parents put in a lot of effort which was unconventional, unstereotypical and sort of revolutionary in a sense के खुडिया के अंदर मेरे फादर ने मुझे उस वक्त, मैं 5 के अंदर था या 4th के अंदर था, उन्होंने मुझे एक डिक्शनरी ला कर दी, बहुत बड़ी डिक्शनरी थी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। उन्होंने मुझे कहा शुरू से लेकर सारी एंड तक याद कर लो, पढ़ लो इसको, याद कर लो। और वो मुझसे रोजाना एक पेज सुनते थे। दिस इज एवरीथिंग ही कुड डू एट, मतलब ये उनका कंट्रीब्यूशन था इसमें। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास उस दौर में खुडिया के अंदर चंद लोगों के पास कंप्यूटर थे, बहुत कम लोगों के पास कंप्यूटर थे। उनमें से एक मैं था और मेरे पास सबसे अच्छा कंप्यूटर था, पेंटियम 4 उस टाइम पे, उस टाइम के ऊपर। और उस पेंटियम 4 से मैंने बैठ के दुनिया की सारी रिसर्च की, और उसी पेंटियम 4 पे बैठ के मुझे पता चला कि जी आप जाके लाहौर से सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, उनसे आप प्रोग्रामर बन सकते हैं, और वो करने के बाद आप किसी दिन माइक्रोसॉफ्ट के हेड बन सकते हैं। ओके। आप सत्या नडेला को टाकरा दे सकते हैं, आप उन फील्ड्स पे जाके बैठ सकते हैं जहाँ पे आजकल इंडियंस का राज है। और फिर अगले 6 माह तक जब मुझे एडमिशन मिल गया उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, मुझे रोजाना खुडिया से लाहौर लाया जाता था, रोजाना मेरे फादर लेके आते थे। ही हैज नो बिजनेस इन लाहौर, ठीक है, और वो उतनी देर वहाँ पर बैठे रहते थे जितनी देर तक मैं पढ़ रहा होता, क्लासेस चल रही होती थी। एग्जैक्टली। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब नेशनल साइंस एंड इनोवेशन फेयर के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ था, एक दिन पहले मुझे पता चला, आई कुडंट गेट एनी फ्लाइट्स, तो पूरी रात वो गाड़ी चलाकर लेके गए, गाड़ी चलाकर वापस लेकर आए, ठीक है। एंड दीज आर द सॉर्ट ऑफ थिंग्स दे हैव बीन डूइंग फॉर मी, दे हैव बीन गोइंग आउट ऑफ देयर वे। और जब आपको आपका पूरा सिस्टम सपोर्ट कर रहा होता है, इट इज गोइंग आउट ऑफ इट्स वे, देन गुड थिंग्स आर बाउंड टू हैपन। और अगर हमारी गवर्नमेंट्स हमारे बच्चों को इस तरह सपोर्ट करें, लाइक हाउ माई पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी, देन बेटर थिंग्स कैन हैपन, वी कैन बी अ ग्रेट कंट्री। बिल्कुल जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ है जो बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल चल रहा होगा, जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की थी कि आपने ए लेवल के बाद डायरेक्ट पीएचडी की। पीएचडी के लिए जो हमारे यहाँ एक सर्टेन क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर आप पीएचडी में जाते हो, तो ये किस तरह से, मतलब कि इसका क्या क्राइटेरिया था कि जो अमेरिका के अंदर आपको मतलब पीएचडी में डायरेक्ट इसको किया गया? इस वक्त अमेरिका के अंदर जो ज़्यादातर लोग टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पीएचडी कर रहे हैं, दे आर डूइंग डायरेक्टली आफ्टर बैचलर्स, नॉट आफ्टर ए लेवल्स, आफ्टर बैचलर्स। पाकिस्तान के अंदर आप मास्टर्स के बाद पीएचडी के अंदर एडमिशन लेते हैं, राइट? व्हाट हैपन्स इज वहाँ पे आपका रिसर्च वर्क देखा जाता है। मतलब अगर आपने ए लेवल्स के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसर्च की है और उससे आपकी फील्ड पे इम्पैक्ट पड़ा है, और आप शो कर सकते हैं कि आप पैशनेट हैं उस फील्ड के बारे में, देन यू विल गेट द एडमिशन। होता ही है कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस होती हैं साइंटिस्ट की, उनके ऊपर आप जाके प्रेजेंट कर सकते हैं, और उन प्रेजेंटेशंस के दौरान में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्काउट्स बैठे होते हैं, सही, जो लोग ऐसे लोगों को तलाश कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और अगर आपने कोई एक्सेप्शनल काम किया है तो वो लोग कहते हैं कि इस बंदे को हम ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में क्यों वेस्ट करें। ठीक है। हमारी एक पीक एज होती है
25 के बाद इंसान वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। जितने भी बड़े साइंसदान हैं उन्होंने अपनी मेजर डिस्कवरीज 25 से पहले की हैं। अगर वो उस वक्त बीए कर रहे होते हैं तो फिर वो रिसर्च कौन करता? सही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं कि आप पीएचडी करें डायरेक्टली आफ्टर ए लेवल्स और इवन विदाउट एनी डिग्री, ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू मास्टर योर सब्जेक्ट। पीएचडी फॉर द सेक ऑफ पीएचडी इज नथिंग। अगर आप पीएचडी करने के लिए पीएचडी करना चाह रहे हैं, अगर आपको अपने सब्जेक्ट से लगाव है और आप चाहते हैं कि आप बड़े लोगों से जाकर सीखें, तो पहले आप इंटरनेट के ऊपर मौजूद जितना भी रिसर्च मटेरियल है उसको मास्टर करें। सही। उसको मास्टर करने के बाद उसको पब्लिश करें, और अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपको जरूरत है पीएचडी करने की, ठीक है, तो फिर जरूर अप्लाई करें। अदरवाइज हो सकता है कि आपको पीएचडी के बगैर ही नोबेल प्राइज मिल जाए। नोबेल प्राइज मिल जाए, ये भी है। तो और सेकंड क्वेश्चन ये है कि पीएचडी किस सब्जेक्ट के अंदर आप? तो मैं कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को स्टडी करता हूँ। कॉम्प्लेक्स सिस्टम से मुराद होती है किसी भी किस्म के कॉम्प्लेक्स सिस्टम। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू कंप्यूटर्स, बट बेसिकली लोगों को लगता है कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स की जो स्टडी है वो नेटवर्क्स की स्टडी होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये जो वेदर पैटर्न्स हैं ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम इसलिए है कि हम बता नहीं सकते आगे होगा क्या। ये कियोटिक है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, और ये बेसिक फिजिकल टर्म्स हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन फिजिक्स इतनी तरक्की कर लेगी और हम बता सकेंगे कि कल क्या होने वाला, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये बेसिक फिजिक्स के लॉज हैं, और हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं कि हमारे बाउंड्स कहाँ तक जाते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन हम कितनी हासिल कर सकते हैं, हमारी हदूद क्या है इंसानों की, कहाँ तक अल्लाह ताला ने हमें कुदरत तक रसाई दी। अच्छा अरबाज, एक चीज़ रिलेट करना चाहूँगी, जितने भी हम बड़े साइंसदान उनकी रिसर्च पढ़ते हैं तो बहुत बार रिलेट किया जाता है कि उन्होंने हमारी मजहबी किताब से बहुत ज़्यादा हेल्प किया ना उन्हें। तो आप क्या सोचते हो, आपको किस जगह पर आपकी दीनी तालीम ने इस तरह की रिसर्च करते हुए बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया? जब मैंने अपना पहला रिसर्च पेपर लिखा था, आई स्टार्टेड इट विद अ वर्स फ्रॉम कुरान, और मुझे उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। एंड द वर्स वाज के व्हेन द यूनिवर्स वाज नॉट क्रिएटेड, जब कायनात नहीं बनी थी, तब ये सुई के नक्के से भी छोटी जगह पे अल्लाह ताला ने कंडेंस की हुई थी। और ये फिजिक्स का एक बेसिक लॉ है, ठीक है, कि आपका यूनिवर्स पहले एक बहुत छोटी जगह के ऊपर मौजूद था सारा का सारा, और फिर उसके बाद एक एक्सप्लोजन हुआ जिसे हम बिग बैंग कहते हैं, और उस बिग बैंग के बाद पूरा यूनिवर्स फैल गया, और एक दिन फिर ये दोबारा सुकड़ जाएगा, जिसे साइक्लिकल थ्योरी कहते हैं, और सुकड़ के फिर दोबारा वापस उसी जगह पर आ जाएगा, सुई के नक्के पे। एग्जैक्टली दैट प्लेस। हमारे मजहबी बायसेस हमें साइंस के अंदर इन्फ्लुएंस यूजुअली नहीं करते हैं। जब हम साइंस को स्टडी करते हैं हम इम्पार्शियल होकर करते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम ये अपने बिलीफ्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। साइंस के अंदर हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे बिलीफ्स गलत साबित हो जाएं। शायद काश मैं गलत साबित हो जाऊं। एंड दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर आपको बार बार पता चल रहा है कि जो हमें पहले पता है वो ठीक है, तो साइंस करने का तो कोई फायदा ना होगा। एंड साइंस इज अ डोमेन डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन। रिलीजन फॉल्स इनटू द रेल्म ऑफ मेटाफिजिक्स, ह्यूमैनिटीज। रिलीजन आपको बताता है रहना कैसे, साइंस नहीं है आपको बता सकती कि रहना कैसे। आपको जितनी मर्जी मैं आइंस्टाइन की थ्योरीज बना के दे दूं, आपको मैं ये नहीं बता सकता हूँ कि इंसानी माशरे किस तरह चलाने चाहिए, वैल्यूज क्या है या एथिक्स क्या है। ये सारा कुछ आपको आपके रिस्पेक्टिव रिलीजन से मिलेगा, एंड दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट फील्ड ऑफ थियोलॉजी। चलें जी, बहुत शुक्रिया अरबाज आपका, आज आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत करके हमारे प्रोग्राम में इतना खूबसूरत एक इशू जिसको रेज करने की ज़रूरत है उस पर बात की। थैंक यू सो मच वंस अगेन। नाजरीन, इसी के साथ बढ़ते हैं आगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद मिलते हैं अगले सेगमेंट में, हमारे साथ रहिएगा।